Good morning to all. Myself Dr. Dipali Amba Prasad, Assistant Professor Zoology, माता जीजाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर। आज मैं बीएससी, बीकॉम, बीए फर्स्ट ईयर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वोकेशनल सब्जेक्ट वर्मी कंपोस्टिंग के प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट पोर्शन है, जिसमें पहले से 5वें तक का प्रश्न जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको उत्तर देना है। क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहला जो प्रश्न है केचुए का वैज्ञानिक वर्गीकरण, देन केचुए की बाह्य आकारिकी का अध्ययन, कौन से केचुए में, आइजेनिया फोर्टिडा में। फिर केचुए के हैबिट और हैबिटाट का अध्ययन, फिर केचुए के पाचन तंत्र का अध्ययन और केचुए के प्रजनन तंत्र का अध्ययन, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगी। जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, वर्मी प्लस कंपोस्टिंग, वर्म्स यानी कि कृमि और कंपोस्टिंग यानी कि खाद। वर्म्स से जो तैयार किया जाता खाद है उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, और इसकी जो प्रक्रिया है वो कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। अब उसके बाद जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं हम, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम एनिलिडा। तो एनिमेलिया किंगडम का ये प्राणी है, फाइलम यानी कि संघ इसका है, एनिलिडा इसका मीनिंग अगर हम समझें तो एनुअल बियरिंग एनिमल, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें कि रिंग्स पाई जाती हैं, पूरा शरीर खंडित होता है और कई सारी या असंख्य संख्या में, असंख्य यानी कि जिन्हें नहीं गिन सकते इतनी संख्या में रिंग्स बॉडी के ऊपर पाई जाती हैं, ऐसे एनिमल एनिलिडा, जैसे कि अर्थवर्म, केचुआ, साथ में हिरुटिनेरिया यानी कि जोक आदि। क्लास ओलिगोकीटा, ओलिगो यानी कि बहुत से और कीटा यानी कि सीटी, ऐसी क्लास जिसके अंतर्गत ऐसे एनिमल आते हैं एनिलिडा के जिनमें बहुत सारे चलनांग, जिन्हें कहते हैं सीटी, प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं। देन ऑर्डर है ऑफिस्थोपोरा। ऑफिस्थोपोरा ऑर्डर में ऐसे स्थलीय केचुए आते हैं जिनमें जो गोनोपोर्स होता है ये अंतिम टेस्टिस वाले सेगमेंट को छोड़कर उसके पीछे वाले खंड में उपस्थित होता है। इन एनिमल्स को ओफिस्थोपोरा ऑर्डर में रखा गया है। फैमिली है मेगा स्कोलोसिडी, जीनस फेरेटिमा, स्पीशीज़ यहाँ पे पोस्थुमा है, आइजेनिया फोर्टिडा स्पीशीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। ये स्पीशीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। अब हैबिट और हैबिटाट की बात करें, आवास और स्वभाव, जंतु किस तरीके से रहता है, जंतु का स्वभाव किस तरीके का है, किस तरीके के आवास में रह रहा है, तो इसकी हम स्टडी करेंगे आवास और स्वभाव में। तो ये जो आइजेनिया फोर्टिडा है एक स्थलीय केचुआ है जो भारतीय केचुए के नाम से भी जाना जाता है। ये तालाबों, नदियों, झीलों आदि के आसपास, बगीचों, खेतों आदि की गीली या नम मिट्टी में, बिल में, सुरंग बनाकर 1 से 2 फीट नीचे गड्ढे में धंसे रहते हैं। ये दिन का समय बिल के अंदर रहना पसंद करते हैं और रात्रि के समय ये भोजन और कॉपुलेशन के लिए अपने बिल से बाहर निकलते हैं। इन्हें अर्थवर्म्स कहते हैं। स्पष्ट होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड और नॉक्टर्नल प्राणी होते हैं। वर्षा ऋतु में तेज वर्षा के बाद केचुओं की बड़ी संख्या पृथ्वी के ऊपर रेंगती हुई देखी जा सकती है। अर्थवर्म अपना बिल आंशिक रूप से अपने अगले नुकीले सिरे प्रोस्टोमियम द्वारा मिट्टी को खोदकर और आंशिक रूप से मिट्टी को खाकर बनाता है, क्योंकि इनका मुख्य भोजन मिट्टी में उपस्थित मृत कार्बनिक पदार्थ यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो है। ये हमने हैबिट और हैबिटाट के बारे में बात करी। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम में शरीर के जो पहला खंड है माउथ, वहाँ से लेकर हर एक सेगमेंट को नंबर दिया हुआ है।
अंकित किया गया है, इस पे अंक, और इसी तरीके से एनिमल में एक्चुअल होता है। इन खंडों को गिनकर पता लगाया जा सकता है कि एनिमल के कौन सा खंड है और इस सेगमेंट के अंदर कौन सा पार्ट बॉडी का उपस्थित होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पाचन तंत्र किस तरीके से बना होता है, क्या काम करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। पाचन तंत्र ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत शरीर में जो फूड इनटेक किया जाता है उसका पाचन हो जाता है, उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम देखें तो आहार नाल इसमें आता है। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। अगर अर्थवर्म के बारे में स्टडी करें तो अर्थवर्म थर्मस फ्लास्क की दोहरी नलिका जैसा इसके अंतर्गत आहार नाल होती है। बाहरी नलिका बॉडी वाल और भीतरी नलिका आहार नाल द्वारा बनती है। फेरेटिमा या आइजेनिया की आहार नाल एक सीधी लंबी पतली नली के रूप में होती है जिसमें स्पष्ट 6 खंड होते हैं, जैसा मैं स्क्रीन पे जो नाम है उन्हें पढ़कर बताऊंगी। पहला होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, दूसरा होता है फेरिंग्स, तीसरा होता है इसोफेगस और गलेट भी इसे कहते हैं, देन गिजार्ड, देन स्टमक और उसके बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांट सकते हैं हम, प्री टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन और पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। बक्कल कैविटी या माउथ या मुख गुहा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आपको मैं डायग्राम फिर से शो कर रही हूँ। प्रोस्टोमियम जो पहला खंड है उसके अधर या नीचे की ओर, मतलब जो प्रोस्टोमियम है उसके वेंट्रल पोर्शन पर या नीचे की ओर माउथ स्थित होता है। ये एक सक्रिय कैविटी में खुलता है जिसे कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी शरीर के तीसरे सेगमेंट के मध्य तक फैली रहती है, पहला से लेकर तीसरे सेगमेंट तक फैली रहती है। इसकी दीवार पतली होती है और अंदर से फोल्डेड रहती है। इसके अंदर 2 तरह की पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं। पहली जो होती है प्रोटेक्टर मसल्स होती है और दूसरी जो रहती है रिट्रैक्टर मसल होती हैं। ये दोनों ही देह भित्ति को आपस में जोड़ने का काम करती है। देन सेकंड जो हमने बताया फेरिंग्स या ग्रसनी हिंदी में कहेंगे। बक्कल कैविटी अपने पीछे की ओर एक बड़ी नाशपाती के आकार की, जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये दिखाई दे रही है 5वें खंड में, है ना, फूला हुआ स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई दे रहा है ये फेरिंग्स के अंतर्गत खुलता है। ये पियर शेप्ड रहती है जिसे ग्रसनी या फेरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी पीछे नर्व रिंग, ग्रसनी के ठीक पीछे की ओर एक नर्व रिंग स्थित रहती है और एक ग्रूव भी बना होता है। देन इसके पीछे की ओर इसमें कई सारी मसल्स या कनेक्टिव टिश्यू कहें, इनका जाल बिछा रहता है। ये भाग एक मोटी गिठान जैसा, नॉट जैसा फेरेंजियल बल्ब के रूप में ग्रसनी की गुहा में उभरा रहता है। ग्रसनी की जो कैविटी है उसमें उभरा हुआ रहता है। इसी के कारण ग्रसनी की गुहा पृष्ठ अधर तल से कुछ सक्रिय सी हो जाती है। फेरेंजियल बल्ब में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये जो कोशिकाएं रहती हैं, पहली जो बल्ब की तरह सफ़ेद बड़ी एक कोशिकी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो इस बल्ब को अधिक मोटा बनाती हैं। इन एक कोशिकी की सलाइवरी ग्लैंड्स को क्रोमोफिल कोशिका कहते हैं। ये सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। देन दूसरा जो बल्ब का मध्य भाग रहता है उसमें मस्कुलोवेस्कुलर टिश्यू से बना होता है और इसके बाद इसका ठीक तीसरा जो पोर्शन रहता है भीतरी सतह सीलेटेड एपिथेलियम कोशिकाओं के स्तर की बनी होती है। ग्रसनी की दोनों ओर यानी कि लेटरल साइड में दीवारें अंदर की ओर धंसकर 2 सक्रिय हॉरिजेंटल शेल्फ बना लेती हैं। ये दोनों शेल्फ अपने आगे की ओर से और पीछे की ओर से परस्पर मिल जाते हैं। इस तरीके से ये सलाइवरी चैम्बर बना लेते हैं। इसमें सलाइवरी ग्लैंड की सलाइवरी डक्ट
ओपन होती हैं। अब जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, तीसरा जो पॉइंट है आहार नाल का वो है ईसोफेगस या गलट। तो ग्रसनी अपने पीछे की ओर एक छोटी सकरी नली में ओपन होती है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ये 5वें से लेकर 7वें सेगमेंट तक फैली रहती है। इसकी दीवार पतली होती है, ग्लैंडुलर होती है और इसमें अनुप्रस्थ फोल्ड पाए जाते हैं। ये है ईसोफेगस। देन उसके बाद गिज़र्ड या पेशनी, जिसे हम इंग्लिश में गिज़ार्ड कहेंगे, ये 8वें सेगमेंट में होती है। ईसोफेगस के पीछे की ओर एक ओवल शेप, कठोर, मोटी भित्ति वाली पेशी अंग के रूप में होती है। इसे गिज़ार्ड कहते हैं। इसकी दीवार में बहुत मोटी सर्कुलर मसल्स की लेयर पाई जाती है, यानी कि सर्कुलर मसल से ये आस्तरित रहती है और ये जो है भोजन को बारीक टुकड़ों में पीसने का कार्य करती है। ये पीछे की ओर एक स्फिंक्टर मसल्स द्वारा स्टमक में खुलती है। देन स्टमक 5वां जो पॉइंट है या 5वां आहार नाल का जो हिस्सा है वो है स्टमक। स्टमक जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक पतली नलिका के रूप में 9 से लेकर 14 सेगमेंट तक फैली रहती है। ये ग्लैंडुलर होती है। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज अधिक होती हैं। इसकी दीवार का भीतरी हिस्सा फोल्डेड होता है। इसके अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम का, प्रोटीन को पाचन कर ले ऐसे एंजाइम का सिक्रीशन रेगुलरली करती रहती हैं। देन 6 जो पॉइंट है इंटेस्टाइन का वो है इंटेस्टाइन। स्टमक अपने ठीक पीछे की ओर, यानी कि स्टमक 9 से 14 सेगमेंट में पाई जा रही थी, अब ये 15वें सेगमेंट में इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। इंटेस्टाइन लंबी, चौड़ी, पतली भित्ति के रूप में, भित्ति से बनी हुई नली के रूप में होती है और 15वें सेगमेंट से अंतिम सेगमेंट तक, बॉडी के लास्ट सेगमेंट तक ये फैली रहती है। सेप्टा के जुड़ने के स्थान पर सिकुड़ने और प्रत्येक सेगमेंट के फूल जाने के कारण आंत की संरचना ऊपर से एक दानेदार माला के जैसी दिखाई देती है। ये अंदर से सीलिएटेड होती है और कई सारे फोल्डेड इसके अंदर पाए जाते हैं। केचुए की आहार नाल को यदि देखें तो इसकी जो आंत रहती है उसको 3 सेगमेंट में हम बांट सकते हैं, जैसा मैंने डायग्राम में आपको स्लाइड के अंदर शो किया है। पहला प्री टिफ्लोसोलर रीजन, दूसरा टिफ्लोसोलर रीजन और तीसरा जो है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। तो इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है प्री टिफ्लोसोलर रीजन, ये आंत का पहला भाग है जो कि इंटेस्टाइन के ठीक पीछे, यानी कि 15वें सेगमेंट से 26वें सेगमेंट के बीच स्थित होता है। इसके अंदर की सतह पर फोल्डेड होकर अनेक छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं। इनमें ब्लड कैपिलरीज अत्यधिक पाई जाती है। 26वें सेगमेंट में प्री टिफ्लोसोलर आंत की दीवार से एक जोड़ी लेटरल फिंगर लाइक छोटे छोटे उभार निकलते हैं जो आगे की ओर 23वें सेगमेंट या 22वें सेगमेंट तक पहुंच जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को इंटेस्टाइनल सीकी कहते हैं। ये सीकी अत्यंत ही वेस्कुलर होते हैं। इनकी भीतरी एपिथेलियम ग्लैंडुलर होती है और स्टार्च का पाचन करने वाली या एमाइलेटिक एंजाइम का सिक्रीशन करने का काम करती है। ये प्री टिफ्लोसोलर रीजन था। देन अब सेकेंड जो है टिफ्लोसोलर रीजन, आंत के 27वें सेगमेंट से शुरू होता है ये और अंतिम 24 से 25 सेगमेंट के आगे तक फैला रहता है। इसकी भीतरी सतह भी अत्यधिक ग्लैंडुलर होती है। इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स या विलाइस के रूप में मॉडिफिकेशन होते हैं। इस पूरे पोर्शन को टिफ्लोसोलर रीजन कहते हैं। टिफ्लोसोल एक बड़े विलस के समान रचना जो आंत के इस भाग की विशेषता है होता है। साथ में ये वेस्कुलर होता है। इसमें रुधिर कोशिकाएं अत्यधिक विकसित हो जाती हैं। ये आंत, विलाई
पचे हुए भोजन का अवशोषण करने का काम करते हैं और इस विलाई की उपस्थिति के कारण ही ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ा देते हैं। लास्ट जो पोर्शन है वो है पोस्ट डिफ्लोसोलर रीजन। ये 25वें सेगमेंट में फैला रहता है। आंत का अंतिम पिछला भाग होता है। इस भाग को रेक्टम या मलाशय भी कहते हैं, जो कि एनस द्वारा बाहर खुलता है। इसकी दीवार पतली होती है। ये ग्लैंडुलर सिलेटेड कोशिकाओं तथा फोल्ड्स का अभाव इसमें होता है। इसमें फोल्ड्स नहीं पाए जाते। ये है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। देन अगला जो प्रश्न है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम।